नमस्कार, मैं रोहन सिंह, टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने भारत के भूगोल को प्रारंभ किया था और भारत के भूगोल को प्रारंभ करने के क्रम में सबसे पहले हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को पढ़ रहे थे। तो हमने पिछली कक्षाओं में आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में अवगत कराया था। तो आप सबसे पहले उसका कुछ रिवीजन करते हुए हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं? तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में बताई हैं। अगर आप ना देखे हों उस वीडियो को तो एक बार ज़रूर देखिएगा। जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं वो पृथ्वी पर या ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ हैं। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ पृथ्वी या ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन रेखाओं की आवश्यकता हमें किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति के निर्धारण में पड़ती है। किसी भी स्थान की वास्तविक एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट लोकेशन बतानी हो तो हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का सहारा लेते हैं, ठीक है। आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हुए अक्षांश रेखाओं का आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोब पर या पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में है और 90 दक्षिणी गोलार्ध में है। 90 90 180 और प्लस बीच वाली भूमध्य रेखा, तो ये टोटल मिलाकर इनकी संख्या 181 हो जाती है। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 181 हैं। चूंकि अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? ये छोटी होती जाती हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर छोटी हो जाती हैं और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर ये रेखाएं एक बिंदु के रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पर ये रेखा इसको नहीं कहा जा सकता। अगर इन दोनों को छोड़ दें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दें, तो हमारे पास कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी आएगी? 179 आएगी, ठीक है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? ये बीच वाली अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, लगभग 40,076 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और 111 किलोमीटर होती है, इसको कहते हैं जोन। एक दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जोन कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं रेखाएं ना होकर क्या है? वृत्त हैं। कुछ मेजर अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो मेजर अक्षांश रेखाएं एक बार हम लोग देखते हैं, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। आपको मैंने बताया था, पढ़ाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। इसी को इक्वेटर लाइन और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। अगली जो अक्षांश रेखा है यहाँ पर 23.5 डिग्री है और ये नॉर्थ में है। क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है ये दो गोलार्धों में बांटती है पृथ्वी को। तो उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तर में जितने अक्षांश होंगे वो नॉर्थ लैटिट्यूड होंगे, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसके बाद जो अगली रेखा है वो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। मैंने आपको बताया है कि ये रेखाएं ना है होकर वृत्त के रूप में है, ठीक है। इसके बाद जो उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी में आइए, दक्षिण में आइए तो ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक। और सबसे दक्षिण में है 90 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये सारी चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, ठीक है।
अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बात और आपको बताई थी कि आपकी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और रोटेट करती है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण क्या होता है, हमारी जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो इसी जोन में पड़ती हैं, 23.5 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपका गर्म वाला क्षेत्र होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है या सूर्य की तीव्रता प्रकाश की कम होती है, तो यहाँ पर शीत थोड़ा ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 23.5 से लेकर 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण। या आप 23.5 से लेकर अगर 45 डिग्री को ले लीजिए, कहाँ, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इधर भी क्या करिए 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ले लीजिए, 45 डिग्री। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये उपोष्ण कटिबंध है, सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, सब ट्रॉपिकल रीजन। ये क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, थोड़ा सा यहाँ पर गर्मी कम होती है और ठंड जो है ज्यादा होती है, और इसके बाद मतलब सम जलवायु होती है। इसके बाद जो है 45 से लेकर 66 के आसपास का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध है। इसके बाद जो है 66 से लेकर ध्रुव तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। तो इन सब के बारे में बात हमने पिछले वीडियो में की थी। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको उन देशों की जानकारी रखनी है जो जिन देशों से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। तो आइए चलिए हम पहले उन देशों को देखते हैं जिनसे ये रेखाएं गुजरती हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी चीजें हम बताते चले आप नोट्स बनाते चलिएगा, तो नोट्स में सारी चीजें क्लियर तरीके से लिखते चलिएगा, हम जो बोले उसको आप लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो जो टॉपिक है आपका वो क्या है, हाँ, कर्क रेखा कितने देशों से गुजर, कर्क रेखा कितने कितने देशों से होकर गुजरती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर जो है वो 17 देश है। आइए देखते हैं वो देश कौन कौन से, उनके नाम लिखना है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर इनका जो क्रम है वो हम पश्चिम से पूरब की ओर लिखेंगे, और आप पश्चिम से पूरब की ओर इस क्रम में ही इनको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं पश्चिम में, सबसे पहले जो देश है आपका वो है मैक्सिको। 17 देश है मैक्सिको, मैक्सिको। मैक्सिको के बाद बहमास द्वीप समूह, बहमास द्वीप दूसरा। तीसरा तीसरा है आपका पश्चिमी सहारा। इनकी राजधानियां आप याद कर लीजिएगा, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद मारितानिया, मारितानिया के बाद अगला है माली, मारितानिया के बाद अगला कौन सा है, माली। माली के बाद अगला है अल्जीरिया, अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद जो अगला देश है वो है नाइजर। ये पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है, नाइजर। नाइजर के बाद जो अगला देश आपका पड़ता है वो है लीबिया। नाइजर के बाद लीबिया, लीबिया। लीबिया के बाद फिर लीबिया के बाद मिस्र, मिस्र। मिस्र के बाद फिर आगे चलते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद अगला जो देश है वो है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, अगला देश है
ओमान, ओमान, ओमान के बाद फिर आइए, ओमान के बाद भारत, भारत, भारत के बाद जो अगला देश है वो है कौन सा? बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश के बाद अगला देश है म्यांमार, म्यांमार के बाद चीन, चीन के बाद ताइवान। ठीक है, तो ये 17 ऐसे देश हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इन 17 देशों के नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर आपको इनके नाम नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, या आपसे पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वे देश जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाइए। अगर आपको क्रम नहीं पता होगा तभी इसको आप नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, इनको लिख तो लीजिए ही, अपना एटलस खोलिएगा। एटलस में क्या कीजिएगा, कर्क रेखा पर स्थित देशों को देखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर एक क्रम देखिएगा, ऐसे ही वो देश होंगे, और उनको कम से कम 3 से 4 बार आप लिखिएगा। 3 से 4 बार लिखिएगा, लगातार देखिएगा, तो आपको ये क्रम भी याद हो जाएगा और ये देश भी याद हो जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं, ये ग्लोब है, ग्लोब में अगर कर्क रेखा चूंकि यहीं से गुजरती है, तो ये मैक्सिको पहले पड़ता है, मैक्सिको के बाद दूसरा है आपका बहामास द्वीप समूह, बहामास द्वीप समूह के बाद फिर ये पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद मारितानिया, मारितानिया के बाद माली, माली के बाद फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद नाइजर, लीबिया, फिर मिस्र है, फिर सऊदी अरब है, फिर यूएई है, फिर ओमान है, फिर भारत है, फिर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, म्यांमार के बाद फिर क्या है, चीन है, और चीन के बाद लास्ट है ताइवान। तो ये 17 देश हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, अब आगे चलते हैं दूसरा देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो वो देशों की संख्या कितनी है, 13। इनका भी पश्चिम से पूरब की ओर हम क्रम देखेंगे। ठीक है, इनका भी क्या करेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर क्रम देखने का प्रयास करेंगे, और इस क्रम को याद भी करेंगे आप इस क्रम को याद कीजिएगा, और अगले वीडियोस में मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा भी, तो आप उसका जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहला, जो सबसे पहला देश है भूमध्य रेखा पर, वो कौन सा है, पश्चिम की ओर, इक्वाडोर, इक्वाडोर। इनकी राजधानियां आपको याद करनी है राजधानियां भी पूछूंगा मैं आपसे। इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद अगला जो है वो है आपका ब्राजील है, ब्राजील, ब्राजील के बाद साओ टोमे प्रिंसिप, ये अटलांटिक महासागर में ये द्वीप समूह है, साओ टोमे प्रिंसिप, प्रिंसिप। साओ टोमे प्रिंसिप के बाद जो अगला देश है वो पड़ता है आपका, वो पड़ता है गैबोन, गैबोन, गैबोन के बाद कांगो, फिर कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के बाद जो अगला देश पड़ता है वो आपका कौन सा पड़ता है, वो पड़ता है युगांडा, युगांडा, कौन सा है, युगांडा, युगांडा के बाद कीनिया, युगांडा के बाद कीनिया, कीनिया के बाद आपका जो है वो है सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया के बाद, सॉरी, सबसे पहले पड़ेगा मालदीव, मालदीव, मालदीव के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका पड़ेगा किरिबाती द्वीप समूह, ये है प्रशांत महासागर में,
किरबाती द्वीप, ठीक है, किरबाती द्वीप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 देश हैं जो भूमध्य सागर 13 देश ऐसे हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो इन देशों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी चूंकि यहाँ पर मैप बनाकर इनको दिखाना थोड़ा संभव नहीं है, तो इसलिए आप इसके लिए क्या कीजिएगा, एटलस खोलिएगा और एटलस से क्या कीजिएगा, इनका एक क्रम आप देखिएगा, इनको 4 से 5 बार देखिएगा और लिखिएगा, तो आपको ये देश याद हो जाएंगे आसानी से। चलिए एक बार इसमें भी देख लीजिए आप, अगर देखना चाहें तो, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा बीचों बीच गुजरती है पृथ्वी के। सबसे पहला कौन सा है, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद फिर कोलंबिया, फिर आपका है ब्राजील। ब्राजील के बाद आएंगे यहाँ तो साओ टोमे प्रिंसिप पड़ेगा। साओ टोमे प्रिंसिप के बाद फिर यहाँ पर गैबोन पड़ेगा। गैबोन के बाद कांगो, कांगो जायरे, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। सोमालिया के बाद मालदीव, मालदीव के बाद इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद यहाँ किरबाती द्वीप समूह, ठीक है, किरबाती। अब अगला जो है वो मकर रेखा से, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे चलते हैं, मकर रेखा को देखते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये देशों की संख्या लगभग 10 है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से देश हैं। पश्चिम से पूरब की ओर इनको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो देश है मकर रेखा पर पश्चिम की ओर, वो आपका कौन सा है, वो है चिली, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा चिली को, चिली। चिली के बाद जो दूसरा देश है वो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे, फिर ब्राजील, फिर आपको पड़ेगा ब्राजील। ब्राजील के बाद जो अगला देश पड़ेगा वो नामीबिया, नामीबिया। नामीबिया के बाद फिर कौन सा है, फिर आपका है बोत्सवाना, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आप ऐसे लिखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बाद फिर अगला जो देश है वो है, दक्षिण अफ्रीका के बाद जो अगला देश है वो पड़ता है आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 10वां है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 10 देश हैं। थोड़ा सा अफ्रीका वाला आप ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका वाला ही भूलता है। चिली 1, अर्जेंटीना 2, पराग्वे 3, ब्राजील 4, नामीबिया 5, बोत्सवाना 6, दक्षिण अफ्रीका 7, मोजाम्बिक 8, मेडागास्कर 9 और ऑस्ट्रेलिया 10। 10 देश हैं जिनसे मकर रेखा होकर गुजरती है। इनके भी क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे जाते हैं। एक बार आप जो है ग्लोब में देखिएगा, मैं एक बार रिवीजन के तौर पर दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री रेखा है, और ये सबसे पहले चिली से गुजरती है। चिली के बाद फिर अर्जेंटीना से गुजरती है, फिर यहाँ पराग्वे है, पराग्वे के बाद फिर क्या है, फिर ब्राजील है। ब्राजील के बाद फिर इधर आएंगे तो आपको मिल जाएगा नामीबिया, नामीबिया के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद अगला जो है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल इसके बाद पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 10 देश ऐसे हैं जिनसे आपकी मकर रेखा होकर गुजरती है। तो इन देशों को भी आप याद रखिएगा, इनकी राजधानियों को याद रखिएगा। आप जो है अपना एटलस खोलिएगा और आपके एटलस में ये देश पश्चिम से पूर्व की ओर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ चीजों को और देखते हैं।
सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, उन अक्षांश रेखाओं पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, कुछ रेखाओं पर जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो ये घटना कब घटती है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं। ये आपका क्या है, कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो ये कब पड़ती हैं और इसको क्या कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य की सीधी किरण जिस भी क्षेत्र में पड़ेगी वहां पर क्या होगा, वहां पर गर्मी का मौसम होगा। क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो सूर्यातप की मात्रा ज्यादा होगी, इंसोलेशन की मात्रा ज्यादा होगी, और इंसोलेशन की जब मात्रा ज्यादा होगी तो उस क्षेत्र में क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं। क्या कब पड़ती हैं, 21 जून को। और 21 जून को पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है, 21 जून को, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, सूर्य तप की मात्रा ज्यादा होगी, तो सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को होगा। और यही घटना क्या कहलाती है, कर्क संक्रांति कहलाती है। क्योंकि सूर्य कर्क रेखा में प्रवेश कर गया, तो कर्क संक्रांति। ठीक है, भूमध्य रेखा पर 21 जून से फिर क्या होता है, जब ये सूर्य की किरणें उत्तरायण हुई 21 जून को जो है कर्क रेखा पे पड़ी, तो कर्क संक्रांति। ठीक है, अब कर्क रेखा से फिर से ये वापस आएंगे कहा, भूमध्य रेखा की तरफ। और भूमध्य रेखा की तरफ जब आएंगी तो भूमध्य रेखा पर सीधी किरण कब पड़ेगी, तो ये पड़ेगी 23 सितंबर को। कब पड़ेगी, 23 सितंबर को। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये धीरे 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 जो शिफ्टिंग है वो सीधी किरणों का, वो मकर रेखा की तरफ चले जाएगा। और मकर रेखा को सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ेंगी, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर से फिर से वापस सूर्य की जो सीधी किरण है वो कहां पड़ेगी, फिर वो धीरे धीरे भूमध्य रेखा की तरफ जो है ट्रांसफर होगी। और 21 मार्च को भी सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो इसे इसे कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं, विषुव, इक्विनॉक्स कहते हैं, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहें तो। इस दिन 23 सितंबर और 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस समय सर्वाधिक जो गर्मी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ी होती हैं। तो कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो मौसम होता है वो कैसा होता है, सम होता है। मतलब अब आप ध्यान लीजिए, 23 सितंबर के आसपास आपके यहाँ मौसम कैसा होगा, आपके यहाँ मौसम ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना तो बहुत ज्यादा ठंडी होगी। 21 मार्च को भी ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना तो बहुत ज्यादा ठंडी होगी। लेकिन जब 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी किरण सूर्य की पड़ती है तो उस समय क्या होता है, उस समय मकर रेखा पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ी होती हैं। और इस समय यहाँ पर क्या होगा, इस समय यहाँ पर शीत का मौसम होगा। और अपने यहाँ क्या होगा, अपने यहाँ ग्रीष्म का मौसम होगा, अपने यहाँ ग्रीष्म का मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होगा, तो 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरण कहां पड़ेगी, तो मकर रेखा पे पड़ेगी। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य तप की मात्रा ज्यादा होगी। तो 22 दिसंबर को यहां पर क्या होगा, यहां पर ग्रीष्म का मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा। मकर रेखा पर कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया, गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ उस समय ठंडी का मौसम होगा। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होती है, ठंडी का मौसम। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ेगी तो मकर रेखा पर पड़ेगी तो क्या कहते हैं, इसको मकर संक्रांति कहते हैं। ये भी एक बात आप नोट कर लीजिएगा, मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं। जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो क्या होता है, हमारे यहाँ क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, अभी आप आगे भारतीय अवस्थिति एवं विस्तार में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कर्क रेखा पर जब सीधी किरण पड़ती है तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, दिन की अवधि बड़ी होती है। क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें हैं तो
सूर्य तप की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारे यहाँ क्या होगा, गर्मी होगा। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होगा, ठंडी होगा। जब सूर्य की किरणें कहां ट्रांसफर होंगी, भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होगा, हमारे यहाँ मौसम सम होता है, क्योंकि सीधी किरण कहां पड़ रही, भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर जो है गर्मी ज्यादा होगी। और 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। जब मकर रेखा पर पड़ती हैं तो हमारे यहाँ ठंडी का मौसम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तिरछी किरण पड़ रही है और मकर रेखा पर पड़ रही है सीधी किरण, यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा है ज्यादा, तो यहाँ पर कैसा मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा। तो पृथ्वी की अवस्थिति से क्या होता है, ये मौसम अक्षांश, अगर आप अक्षांश रेखाओं को पार करते हुए आगे बढ़िए भूमध्य रेखा से, चाहे उत्तर की ओर चाहे दक्षिण की ओर, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, आपको जलवायु में परिवर्तन दिखने लगता है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब चूंकि अभी देशांतर रेखाएं अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो देशांतर रेखाएं, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पहले आप इसको पूरा देख लीजिएगा और इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। अक्षांश रेखाओं में इससे ज्यादा जानकारी आपको किसी एग्जाम में कहीं नहीं पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आप उन देशों को याद रखिएगा जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद ये कुछ विषय, कुछ डेट भी आप याद रखिएगा, तो इससे आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देशांतर रेखाओं के साथ। एक ही वीडियो में देशांतर रेखाओं को हम कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में न जाए। ठीक है, फिर आप हमारे इस चैनल को थोड़ा सा शेयर भी किया कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।